नमस्कार और हमारी आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज का विषय काफ़ी दिलचस्प है, शायद थोड़ा कह सकते हैं विवादास्पद भी। क्या मनोविज्ञान और ख़ास तौर पर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मतलब NLP इसकी तकनीकें इस्तेमाल करके किसी पूर्व साथी के साथ बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारा जा सकता है? हमारे पास एक दस्तावेज है जो इसी पर बात करता है, कुछ रणनीतियां बताता है। बिल्कुल। और इस दस्तावेज की पड़ताल शुरू करने से पहले शायद ये साफ करना जरूरी है कि NLP कम से कम इस कॉन्टेक्स्ट में है क्या। हाँ, अच्छा पॉइंट है। तो संक्षेप में स्रोत के अनुसार NLP इस विचार पर आधारित है कि हमारी भाषा, हमारे सोचने के तरीके और हमारा व्यवहार ये सब आपस में जुड़े हैं और ये हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। और स्रोत का दावा है कि इन पैटर्न्स को समझकर शायद बदला भी जा सकता है। हाँ, और हमारा मकसद आज बस इसी दस्तावेज में बताई गई तकनीकों और उनके पीछे के मनोविज्ञान को समझना है, जैसा स्रोत में दिया है, बस वही। बिल्कुल। हम किसी चीज का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं, बस जानकारी सामने रख रहे हैं। और ये जानना भी जरूरी है कि स्रोत शुरू में ही कुछ सीमाएं तय करता है। अच्छा, जैसे? वो जोर देता है कि इन तरीकों का आधार सच्ची भावनाएं होनी चाहिए, मतलब किसी को इस्तेमाल करने की नीयत नहीं। ठीक है। और अगर पिछला रिश्ता किसी भी तरह से अपमानजनक था, मतलब अब्यूजिव था या नुकसानदेह था, तो स्रोत साफ कहता है कि इन तकनीकों की जगह पेशावर मदद लेनी चाहिए। ये तरीके उस स्थिति के लिए बिल्कुल नहीं है। सही। तो ये जरूरी बातें ध्यान में रखते हुए चलिए स्रोत की बताई बातों में थोड़ा गहरा उतरते हैं। दस्तावेज कहता है कि ब्रेकअप दिमागी तौर पर काफी दर्दनाक हो सकता है, इतना कि दिमाग इसे लगभग शारीरिक चोट जैसा महसूस करता है। सही कहा। और इसी दर्द से बचने के लिए स्रोत के मुताबिक दिमाग कुछ, आप कह सकते हैं, रक्षात्मक दीवारें खड़ी कर लेता है। ये उन यादों को जो कभी शायद अच्छी थी, दर्द और नकारात्मकता से जोड़ देता है। स्रोत इन्हें नेगेटिव एंकर कहता है। ये एक तरह का मानसिक बचाव है। और ये भी दिलचस्प है, स्रोत कहता है कि जब कोई एक्स पार्टनर ब्रेकअप के लिए कहता है हम कंपैटिबल नहीं थे या सही समय नहीं था, हाँ, तो ये अक्सर ऊपरी बातें होती हैं। असल में ये शायद अपनी भावनाओं की चोट या कमजोरी को छिपाने का एक तरीका हो। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत NLP की भूमिका बताता है। दस्तावेज का तर्क है कि NLP की कुछ तकनीकें वो इन मानसिक दीवारों को धीरे धीरे कमजोर करने और उन पुरानी दबी हुई सकारात्मक भावनाओं को फिर से जगाने में मदद कर सकती हैं।
अच्छा। ये इस मूल विचार पर आधारित है कि दिमाग के सोचने और महसूस करने के तरीकों को प्रभावित किया जा सकता है। स्रोत का ये दावा है, ये एक बड़ा दावा है, पर वो इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत रखता है। तो चलिए पहली तकनीक पर आते हैं। स्रोत इसे रीफ्रेमिंग कहता है, मतलब कहानी को एक नया फ्रेम देना। हाँ, स्रोत का सुझाव है कि ब्रेकअप के बाद एक्स पार्टनर के अवचेतन मन ने शायद उस रिश्ते को एक गलती या असफलता मान लिया हो। बिल्कुल। और रीफ्रेमिंग का मतलब है उसी लेबल को बदलना। स्रोत सलाह देता है कि बातचीत में असफलता, गलती या बर्बाद समय जैसे शब्द, इनसे बचें। तो क्या कहें? इसके बजाय ऐसी भाषा इस्तेमाल करें जो विकास या सीख पर जोर दे। जैसे स्रोत उदाहरण देता है, उस दौर ने मुझे अपने बारे में बहुत कुछ सिखाया, या हमने जो भी साथ सीखा मैं उसके लिए आभारी हूँ। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? स्रोत क्या कहता है कि ये क्यों काम कर सकता है? स्रोत का मानना है कि मतलब ऐसी भाषा से आप सीधे वो गलती वाला लेबल उसे चैलेंज नहीं कर रहे। अच्छा। आप बस एक दूसरा नजरिया दे रहे हैं। ये उनके अवचेतन मन को उस अनुभव को अस्वीकृति के बजाय सीख या विकास के खांचे में डालने के लिए प्रेरित कर सकता है। हाँ, मतलब परसेप्शन बदलने की कोशिश। हाँ, स्थिति के तथ्यों को बदले बिना उसका भावनात्मक मतलब बदलना। और मनोविज्ञान में ये तो माना हुआ है कि शब्दों का चुनाव धारणा को कैसे बदल सकता है। शब्दों के अलावा स्रोत भावनाओं को ट्रिगर करने वाली चीजों पर भी ध्यान देता है, जिसे वो एंकरिंग कहता है ना? ये क्या चीज है? हाँ, एंकरिंग। ये मतलब एक NLP कॉन्सेप्ट है जिसका स्रोत जिक्र करता है। आइडिया ये है कि हमारी भावनाएं अक्सर कुछ खास ट्रिगर से जुड़ जाती हैं। ट्रिगर्स जैसे कोई आवाज, कोई खुशबू, कोई तस्वीर या कोई खास शब्द या एहसास भी। रिश्ते में रहते हुए शायद आपकी हंसी, आपकी मौजूदगी या साथ बिताए अच्छे पल वो खुशी के पॉजिटिव एंकर बन गए थे। लेकिन स्रोत कहता है कि ब्रेकअप के बाद ये पलट सकता है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ब्रेकअप का दर्द इन्हीं चीजों को नेगेटिव एंकर में बदल सकता है। अब शायद आपकी याद तनाव या उदासी से जुड़ गई हो। ओह। तो यहाँ स्रोत का लक्ष्य है उन पुराने पॉजिटिव एंकर को फिर से सक्रिय करना, लेकिन बहुत ही सलीके से। और ये कैसे किया जाए स्रोत के मुताबिक? क्या कोई दिखावा करना है? नहीं, स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि ये दिखावा या जबरदस्ती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये प्रामाणिकता के बारे में है। ठीक है। स्रोत सलाह देता है कि अपने उन गुणों को स्वाभाविक रूप से दिखाएं जिनसे वे कभी आकर्षित हुए थे। जैसे अगर आप मजाकिया हैं तो किसी कॉमन ग्रुप चैट में हल्के फुल्के अंदाज में कुछ कहें। अगर आप किसी चीज को लेके पैशनेट हैं तो सोशल मीडिया पर उसकी एक झलक साझा करें जिस पर आपको वाकई गर्व हो। लक्ष्य उन्हें उस व्यक्ति की याद दिलाना है जिससे उन्होंने प्यार किया था, बिना सीधे तौर पर कहे। यह सूक्ष्म होना चाहिए। ये दिलचस्प है। अगली तकनीक जिसका स्रोत जिक्र करता है वो थोड़ी मनोवैज्ञानिक लगती है, ज़ाइगार्निक प्रभाव। मैंने इसके बारे में सुना है, ये कुछ अधूरे कामों से जुड़ा है, राइट? हाँ, बिल्कुल। ज़ाइगार्निक प्रभाव मनोविज्ञान का एक जाना माना सिद्धांत है। ये कहता है कि हमारा दिमाग अधूरे कामों, अनसुलझी कहानियों या बीच में रुकी गई एक्टिविटीज को ज्यादा याद रखता है। अच्छा। बनिस्बत उन कामों के जो पूरे हो चुके हैं। दिमाग में एक तरह की आप कहें टेंशन बनी रहती है जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। तो स्रोत इसे रिश्ते के संदर्भ में इस्तेमाल करने का सुझाव कैसे देता है? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? स्रोत का तरीका है सकारात्मक क्या होता अगर वाले बीज बोना। ये कहानी को जानबूझकर अधूरा छोड़ने जैसा है, ताकि सामने वाले का दिमाग उस खाली जगह को भरने की कोशिश करे। स्रोत उदाहरण देता है, मान लीजिए आप कहते हैं, अरे मैं आज उस कैफे के पास से गुजरा जहां हम अक्सर जाते थे। सोचने लगा कि अगर आज भी जाते तो वहां कौन सी नई यादें बना रहे होते। अच्छा, तो आप सीधे तौर पर कुछ नहीं कह रही हैं, बस एक संभावना का इशारा दे रही हैं। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये उनके दिमाग में एक ओपन लूप या एक अधूरी कहानी बनाता है। उनका दिमाग खुद ब खुद उस क्या होता अगर के बारे में सोचने लग सकता है, और उस सोच में शायद आपको भी शामिल करे। ये जिज्ञासा जगाने और उन्हें आपके बारे में सोचने पर मजबूर करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है, बिना किसी दबाव के। ठीक है, ये समझ आता है। अब स्रोत एक और तकनीक की बात करता है जो शारीरिक भाषा से जुड़ी है, मिररिंग और मैचिंग। ये क्या है? मिररिंग और मैचिंग ये अवचेतन स्तर पर तालमेल या रैपो बनाने के बारे में है। रैपो? हाँ, रैपो। स्रोत बताता है कि जब हम किसी के साथ सहज महसूस करते हैं तो हम अनजाने में उनकी शारीरिक भाषा, बोलने की गति, आवाज के उतार चढ़ाव, अच्छा, और यहाँ तक कि सांस लेने की लय की भी थोड़ी बहुत नकल करने लगते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो जुड़ाव का एहसास कराती है। ब्रेकअप के बाद ये तालमेल अक्सर टूट जाता है। तो स्रोत का सुझाव है कि इसे जानबूझकर किया जाए।
क्या ये नकल करने जैसा नहीं लगेगा? अजीब सा। स्रोत यहाँ बहुत सावधानी बरतने को कहता है। ये भद्दी नकल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही सूक्ष्म होना चाहिए। सुझाव ये है कि अगर आप उनसे मिलते हैं तो धीरे से उनकी शारीरिक स्थिति या बोलने की गति को मैच करें। अगर वो धीरे बोल रहे हैं तो आप भी शांत लहजे में बोलें। अगर वो आराम से पीछे टिक कर बैठे हैं तो आप भी वैसी ही खुली और रिलैक्स्ड मुद्रा अपनाएं। इसका मकसद क्या है स्रोत के हिसाब से? स्रोत का तर्क है कि इसका मकसद उस पुराने सहज खामोश आराम, वो जो साइलेंट कंफर्ट होता है, उसे फिर से जगाना है, जो शायद कभी आपके बीच था। अच्छा। जब सही ढंग से किया जाता है तो ये सामने वाले को अब चेतन रूप से महसूस कराता है कि आप उनके साथ सिंक में हैं, जिससे एक सुरक्षित और जुड़ावा महसूस होता है। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए विश्वास बनाने का एक तरीका है। यहाँ एक और तकनीक है जिसका स्रोत जिक्र करता है और ये मुझे थोड़ी उल्टी लगती है, एलिश गिज़ाख्त। बेंजामिन फ्रैंकलिन प्रभाव, ये क्या कहता है? हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। बेंजामिन फ्रैंकलिन प्रभाव एक मनोवैज्ञानिक अवलोकन है जिसका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक किस्से पर पड़ा है। ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति आपके लिए कोई उपकार करता है, फेवर करता है, भले ही छोटा सा, तो वो आपको नापसंद करने के बजाय और ज्यादा पसंद करने लगता है। ये तो अजीब है, ऐसा क्यों होता है भला? इसके पीछे स्रोत संज्ञानात्मक असंगति का सिद्धांत बताता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस। जी। हमारा दिमाग चाहता है कि हमारे विचार, भावनाएं और कार्य वो सब एक सीध में हो। जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है, ये हुआ कार्य, लेकिन शायद आपके बारे में नकारात्मक महसूस कर रहा हो, ये हुई भावना। हाँ। तो दिमाग में एक असंगति पैदा होती है। राइट। इस असंगति को कम करने के लिए दिमाग अक्सर भावनाओं को कार्य के अनुरूप ढाल लेता है। मतलब वो सोचने लगता है, अरे मैंने इस व्यक्ति की मदद की, शायद मैं इनके बारे में उतना बुरा नहीं सोचता, शायद मैं अब भी इनकी परवाह करता हूँ। तो स्रोत इसका इस्तेमाल करने की सलाह कैसे देता है? क्या बड़े बड़े एहसान मांगने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत जोर देता है कि ये बहुत छोटे, आसान से पूरे होने वाले उपकार होने चाहिए। कुछ ऐसा जिसके लिए ना कहना लगभग नामुमकिन हो। जैसे अरे तुमने उस दिन एक किताब का जिक्र किया था, उसका नाम याद है क्या? या वो कॉफी की दुकान तुम्हें बहुत पसंद थी ना, उसका नाम क्या था फिर से? अच्छा, मतलब बहुत ही मामूली सी चीजें। हाँ, स्रोत का तर्क है कि ये छोटे छोटे हाँ या छोटे निवेश, ये उन्हें अवचेतन रूप से आपके प्रति थोड़ा नरम बना सकते हैं। हर बार जब ये आपके लिए कुछ करते हैं तो ये उनके दिमाग में आपके प्रति सकारात्मकता को थोड़ा मजबूत कर सकता है, उनके अपने कार्यों के अनुरूप। ये तो हुई तकनीकें, लेकिन स्रोत कुछ और अहम पहलुओं पर भी बात करता है, जैसे नो कांटेक्ट की अवधि। इसका क्या मतलब है स्रोत के अनुसार? क्या पूरी तरह गायब हो जाना? नहीं, स्रोत इसे गायब हो जाना नहीं कहता, वो इसे एक भावनात्मक रीसेट की अवधि मानता है। इमोशनल रीसेट? हाँ, इसका मकसद है दूसरे व्यक्ति के नर्वस सिस्टम को शांत होने का समय देना। ब्रेकअप के बाद अक्सर भावनाएं बहुत तेज होती हैं और आपकी कोई भी बातचीत या मौजूदगी वो तनाव या चिंता पैदा कर सकती है। नो कांटेक्ट अवधि इस तनावपूर्ण जुड़ाव को तोड़ने में मदद करती है। तो ये एक तरह का ब्रेक है ताकि भावनाएं स्थिर हो सकें। हाँ, और ये दोनों पक्षों को थोड़ा सोचने और चीजों को नए नजरिए से देखने का मौका भी देता है। स्रोत कहता है कि ये हमेशा के लिए नहीं है, ये एक रणनीतिक विराम है। अच्छा। जिसके बाद अगर सही लगे तो इन NLP तकनीकों का इस्तेमाल करके धीरे धीरे फिर से जुड़ने का प्रयास किया जा सकता है। और जब फिर से जुड़ने का प्रयास किया जाए तो स्रोत कुछ संकेतों का जिक्र करता है जिनसे पता चल सकता है कि शायद सामने वाले की दीवारें थोड़ी कमजोर पड़ रही हैं। बिल्कुल। स्रोत कुछ उदाहरण देता है, जैसे अगर वो आपके मैसेज का जवाब सिर्फ एक शब्द में देने के बजाय सोच समझ कर दे रहे हैं। अगर वो आपकी जिंदगी के बारे में खुद से सवाल पूछ रहे हैं, सिर्फ जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है। अगर वो कभी कभार खुद से आपका हालचाल पूछ लेते हैं, या मिलते समय उनकी बॉडी लैंग्वेज ज्यादा खुली और सहज है, जैसे बाहें क्रॉस ना करना, आपकी तरफ झुकना, आंखों में देखना, स्रोत इन्हें सकारात्मक संकेत मानता है। लेकिन स्रोत कुछ गलतियों के प्रति भी आगाह करता है ना, क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत चेतावनी देता है कि बहुत ज्यादा उत्सुक या उतावलापन ना दिखाएं। क्यों? क्योंकि ये डेस्परेशन जैसा लग सकता है और उन्हें और दूर कर सकता है। व्यवहार में स्थिरता रखें, कभी बहुत मजबूत दिखना और कभी गिड़गिड़ाना ये कंफ्यूज करता है। और सबसे जरूरी, उनकी सीमाओं का हमेशा सम्मान करें। अगर वो कहते हैं कि उन्हें स्पेस चाहिए या वो अभी बात नहीं करना चाहते, तो उसे मानना ही होगा। स्रोत के अनुसार विश्वास दोबारा बनाने के लिए सम्मान सबसे जरूरी है। अब तक हमने तकनीकों और सावधानियों की बात की, लेकिन स्रोत इन सब के नीचे एक बुनियाद रखता है ना?
कुछ असासी। हाँ, और ये शायद स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। दस्तावेज इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये सारी तकनीकें तभी काम कर सकती हैं, या यूं कहें कि तभी नैतिक रूप से सही हैं, जब ये वास्तविक व्यक्तिगत विकास पर आधारित हो। मतलब जेन्युइन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया की नींव है। इसका मतलब क्या है? बस बेहतर दिखने की कोशिश करना? नहीं, स्रोत के अनुसार ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है सच में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर काम करना, अपनी खुशी, अपनी सेहत, अपने लक्ष्य, नए शौक अपनाना, कोई नया हुनर सीखना, अपने करियर या पढ़ाई पर ध्यान देना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ रिश्ते मजबूत करना। स्रोत कहता है कि इतना चमके कि आपके पूर्व साथी को लगे कि उन्होंने क्या खो दिया है। हाँ, लेकिन ये चमक दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपके अपने आत्ममूल्य और संतुष्टि के लिए होनी चाहिए। तो ये खुद पर काम करने के बारे में है, चाहे रिश्ता दोबारा जुड़े या ना जुड़े। बिल्कुल। स्रोत का तर्क है कि अगर आप सच में एक बेहतर, खुश और ज्यादा आत्मविश्वासी इंसान बनते हैं, तो ये अपने आप में आकर्षक होता है। सही बात है। और अगर रिश्ता दोबारा नहीं भी जुड़ता है, तो भी आपने खुद को बेहतर बनाया है, जो आपके भविष्य के लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा। और अगर संकेत सकारात्मक हो और दोनों तरफ से कोशिश हो, तो स्रोत पुनर्मिलन की प्रक्रिया के बारे में क्या कहता है? कोई स्टेप्स? स्रोत 3 चरणों का सुझाव देता है अगर हालात सही हों तो। पहला, दोस्ती के जरिए धीरे धीरे विश्वास और सहजता फिर से बनाना। दूसरा, उन मुख्य मुद्दों पर ईमानदारी से और बिना आरोप प्रत्यारोप के बात करना जिनकी वजह से पहले ब्रेकअप हुआ था, और देखना कि क्या वो अब हल हो सकते हैं। ठीक है। और तीसरा, साथ है नई सकारात्मक यादें बनाना, ताकि रिश्ते का फोकस पुरानी तकलीफों से हटकर भविष्य पर आ जाए। लेकिन स्रोत काफी यथार्थवादी भी लगता है। वो ये भी मानता है कि हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती। हाँ, और ये जरूरी है। स्रोत साफ तौर पर स्वीकार करता है कि आपकी पूरी कोशिशों और सकारात्मक संकेतों के बावजूद हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति की भावनाएं न बदलें, या वो रिश्ते में वापस ना आना चाहें। ऐसी स्थिति में स्रोत सलाह देता है कि इसे गरिमा के साथ स्वीकार करना और अपनी ऊर्जा को आगे बढ़ने में लगाना महत्वपूर्ण है। आत्मसम्मान बनाए रखना सबसे जरूरी है। एक दिलचस्प बात जो स्रोत कहता है वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया से जो सीखा जाता है वो बेकार नहीं जाता, चाहे नतीजा कुछ भी हो। बिल्कुल। स्रोत का मानना है कि भले ही पुनर्मिलन न हो, लेकिन इस दौरान जो आत्म जागरूकता, संचार कौशल, सहानुभूति और भावनात्मक समझ विकसित होती है, हाँ, वो भविष्य के सभी रिश्तों में, चाहे वो रोमांटिक हो, दोस्ती के हो या काम के हो, में बहुत काम आती है। ये जीवन भर के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबक हो सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, जो हमने इस स्रोत से समझा है, इसने किसी पूर्व साथी के साथ रिश्ते को फिर से जगाने की कोशिश के लिए NLP आधारित तकनीकों का एक ढांचा पेश किया है। हाँ, जिसमें कहानी को रिफ्रेम करना, पॉजिटिव एंकर बनाना, ज़ाइगार्निक प्रभाव का इस्तेमाल, मिररिंग और बेंजामिन फ्रैंकलिन प्रभाव जैसी चीजें शामिल हैं। और स्रोत का मुख्य तर्क ये है कि ये तकनीकें किसी को धोखा देने या हेरफेर करने के लिए नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान और जुड़ाव की गहरी समझ पर आधारित हैं। स्रोत के अनुसार इनका उद्देश्य दबी हुई वास्तविक भावनाओं को फिर से जगाने में मदद करना है, बशर्ते वो भावनाएं कहीं ना कहीं मौजूद हों। हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, स्रोत जोर देता है कि ये किसी भी तरह के अपमानजनक या नुकसानदेह पिछले रिश्ते पर लागू नहीं होता, और इसमें आत्म सुधार और आपसी सम्मान अनिवार्य है। बिल्कुल, ये सब सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी का विश्लेषण था जो हमने आज किया। और ये पूरी बातचीत एक व्यापक सवाल की ओर ले जाती है, जिसके बारे में शायद श्रोता सोच सकते हैं। क्या सवाल? इन तकनीकों को समझने से, चाहे कोई इन्हें किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल करे या ना करे, हमें इंसानी संवाद और रिश्तों की जटिलताओं के बारे में क्या पता चलता है। संचार में इन अवचेतन संकेतों, मनोवैज्ञानिक प्रभावों और भाषा की ताकत को समझना, ये हमारे हर तरह के मानवीय संपर्क को कैसे बेहतर बना सकता है, चाहे वो दफ्तर में हो, परिवार में हो या दोस्तों के साथ। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। वाकई एक गहरा विचार। इस विस्तृत विश्लेषण के लिए धन्यवाद।